हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम होता है टेलीस्कोप। आज हम टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि टेलीस्कोप होता क्या है। टेलीस्कोप एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम हेवनली बॉडीज़ लाइक स्टार, मून, इन सब को देख सकते हैं। तो अगर टेलीस्कोप को आगे देखें हम, तो टेलीस्कोप हमारा दो टाइप का होता है। पहला तो होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टाइप क्या होता है और रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वह टेलीस्कोप होता है जिसमें हम केवल लेंस का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वह होता है क्योंकि इसमें हमें रिफ्लेक्शन कराना होता है, इसलिए हम इसमें लेंस और मिरर दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब रिफ्रैक्टिंग टाइप से भी हम हेवनली बॉडीज़ का स्टडी करते हुए देखते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से भी हम हेवनली बॉडीज़ को देखते हैं, उनका स्टडी करते हैं, तो फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें रिफ्रैक्टिंग टाइप अलग से इस्तेमाल करना पड़ा और रिफ्लेक्टिंग टाइप अलग से इस्तेमाल करना पड़ा। उसके पीछे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसका एडवांटेज क्या है रादर देन और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, रिफ्लेक्शन में आपके मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिरर जो होते हैं ना, मिरर एक तो हमारे इकोनॉमिकल रूप से देखें कम कॉस्टली होते हैं कंपैरिजन टू द लेंस। दूसरी बात, जो लेंस होते हैं ना, लेंस का एक थिकनेस होता है जिस पे अगर हमारा रे ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट होता है तो कुछ इंसिडेंट वाली लाइट का कुछ हिस्सा लेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे जो हमारी फाइनल इमेज हमें मिलती है वो हमें शार्प इमेज नहीं मिल पाती। बट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का इस्तेमाल करा जाता है और मिरर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्या करता है, केवल एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारा हिस्सा एनर्जी का या इंसिडेंट लाइट का आप यूँ कहिए वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिस कारण हमारा जो इमेज मिलता है हमें, वो बिल्कुल क्लियर इमेज मिलता है, शार्प इमेज मिलता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कुछ एडवांटेजेस हुए। अब क्योंकि लेंस जो होते हैं ना वो थोड़े से हैवियर होते हैं वेट में और मिरर थोड़े से हल्के होते हैं, तो इसे कैरी करना भी आसान होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि मिरर्स थोड़े से हल्के होते हैं। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हमारे कौन कौन से हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिनमें केवल लेंस का इस्तेमाल करा जाएगा वे हमारे दो हैं। एक तो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा हमारा होता है टेरेस्ट्रियल। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल की बात करते हैं तो यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा टेरेस्ट्रियल नहीं है। अंतर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें इन्वर्टेड इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो टेरेस्ट्रियल इमेज होता है वो हमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है। पर वहीं पर हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की अगर बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारे दो होने वाले हैं। एक होने वाला है न्यूटोनियन और एक होने वाला है हमारा कैसेग्रेन। सामान्यतः जितने भी हमारे टेलीस्कोप हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे जाने वाले न्यूटोनियन और कैसेग्रेन ही होते हैं। चलिए फिर भी अब शुरू कर लेते हैं अब टेलीस्कोप की कहानी। तो टेलीस्कोप की कहानी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं वापस से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था हमारा, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने दो लेंसेज इस्तेमाल करे थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। इसी प्रकार हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक कंपाउंड, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक हमारा आई लेंस। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो पहले बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों हमने जो ऑब्जेक्टिव वाला था कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस था उसका फोकल लेंथ छोटा लिया था कंपैरिजन टू द आई लेंस। बट अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव वाला फोकल लेंथ हमेशा बड़ा रखेंगे आई लेंस से। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जितना, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आने वाली है और इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का हमें इमेज देखना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, लेंस का जो साइज है ऑब्जेक्टिव वाले का वो थोड़ा सा लार्जर लेना होगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो इसके दो पार्ट में हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, कि when the final image is formed at, when the final image
इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। जब फाइनल इमेज हमारा मिनिमम डिस्टेंस पर बन रहा है मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन के, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो लेंसेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक अपना लेंस है अपना एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। एक लेंस हमने यहीं पर लिया है आई लेंस, ठीक है, ये हमारा आई लेंस हो गया। लेंस के अंदर ये दोनों लाइनें वे लाइनें होती हैं, पहली लाइन ये और एक लाइन ये, जहां से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों ही लेंस का एक कॉमन एक्सिस हो गया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ करता था कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ही रखा होता है, बट टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता। टेलीस्कोप में जो हमारी इमेजेस होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होती हैं, वो इन्फिनिटी पर होती है। स्टार्स, मून्स, ये सब हमारे इन्फिनिटी पर ही तो है। तो इनसे जो रेज आएगी वो थोड़ा सा टेलीस्कोप को हमें ऊपर की ओर बेंड करना पड़ेगा। ऊपर की ओर अगर बेंड करना पड़ेगा तो रेज हमारी इन्फिनिटी से आएगी। तो ये रेज हमारी यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आती आती ये हमारी कहीं नीचे तक ऐसे मिली, लेंस पर जाकर टकराई। दूसरी रेज भी हमारी इन्फिनिटी से ही आएगी, ऐसे सीधी की सीधी। जो ऑप्टिकल सेंटर में को जाएगी वो सीधी बाहर निकल जाएगी, और जहां पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमारा इमेज मिलेगा। सपोज ये इमेज हमें यहां पर मिला है, ये इमेज हमें यहां पर मिला है, ध्यान दीजिएगा, ये इमेज हमें यहां पर मिला है। तो लेंस को जरा नाम दे लेते हैं। लेंस को नाम दिया है L1 L2, इसे नाम दिया है L1 डैश और L2 डैश। तो अब ये रेज हमारी आई कहां से है, ये रेज हमारी आई है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हमारी रेज आई है, और हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि सपोज ये वाला जो सिस्टम है हमारा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है M, इसे हमने नाम दिया है O। चलिए, तो अब यहाँ तक का क्या होता है, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी हमारी, पॉइंट को हमने डेजिग्नेट कर लिया था। सपोज ये एंगल हमारा जो है वो अल्फा एंगल है। तो डेफिनेटली ये देखिए, अगर यहाँ से ये लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये भी एंगल आपका अल्फा होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली बात हो गई। अब देखिए, क्योंकि ये जो लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस, इसका फोकल लेंथ इस बार बड़ा है, तो आपने FO यहाँ तक कहीं मान लिया। आप ऐसा मानकर चल रहे हैं इसका जो इमेज है ना, इस वाले लेंस का जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करता है। तो ये ऑब्जेक्ट है आई लेंस का, तो आपने ऑब्जेक्ट को नाम दिया है UE। यहाँ तक का तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, ये रेज को अगर हम कहीं पीछे रिफ्रैक्ट कराएं तो ये कहीं ऐसे चलेगी, ठीक है, और एक लाइन हमारी अगर ऑप्टिकल सेंटर में को जाएगी, ऐसे सीधी बाहर निकल जाएगी। तो ये यहाँ कहीं, जहाँ पर हम इन्हें आगे कहीं बढ़ाते जाएंगे, तो जहाँ पर जाकर ये कहीं तीनों ही मीट करेगी, वहाँ पर हमारा बन जाएगा फाइनल इमेज। तो सपोज हमारा फाइनल इमेज कहीं यहाँ पर मिला है, यहाँ पर हमें अपना कहीं फाइनल इमेज मिल गया है। तो हमने एक एजम्पशन ये मान लिया कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा बीटा, ये एंगल है हमारा बीटा। हाइट ऑफ इमेज हमारा है HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था यहाँ पर HO, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ तक का तो शायद कोई हमारी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मैटर ही नहीं करता, तो आपने यहाँ पर HI ले लिया है, तो कोई बात नहीं। ये इमेज किसका था, ये पहला इमेज था ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का, तो आपने इस पॉइंट को नाम दे लिया है A डैश B डैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इसे O डैश आप नाम कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ट्रायंगल आप ले लेते हैं, ट्रायंगल A डैश B डैश O में, यानी ट्रायंगल A डैश B डैश O में। तो इसमें हम लगा लेते हैं सबसे पहले tan अल्फा। तो जब हमने यहाँ पर tan अल्फा लगाया है, तो tan अल्फा हमारा आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, A डैश B डैश है, तो परपेंडिकुलर हमने लगा लिया है A डैश B डैश, अपॉन में बेस हमारा है FO, तो यहाँ से हमने लगा लिया है FO। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब वापस से हमने क्वेश्चन नंबर इसे 1 कहा, तो अब हम ट्रायंगल एक और ले ले रहे हैं, ट्रायंगल A डैश B डैश O डैश, ये वाला ट्रायंगल A डैश B डैश O डैश में tan बीटा अगर हम लगा लेते हैं, तो tan बीटा हमारे पास में हो जाएगा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वो है हमारी A डैश B डैश, तो A डैश B डैश अपॉन में हमारे पास में है UE। तो UE ये इस साइड में है, तो ये नेगेटिव UE का काम करेगा,
इक्वेशन नंबर इसे हमने नाम दे दिया है सेकंड। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन m हमारा होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जैसे हम वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं तो m इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू आपके पास में है a डैश b डैश अपॉन में है ue नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन में tan अल्फा है आपके पास में a डैश b डैश अपॉन में है पॉजिटिव fo फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यहाँ a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल आउट हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन जो आपका मिला है आपको वो मिला है m इज इक्वल टू fo अपॉन में माइनस के ue। तो आपको अब ऑब्जेक्टिव वाले का आई लेंस वाले का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर हुआ 1। तो आप सबसे पहले अब क्या करते हैं, नेट मैग्नीफिकेशन के लिए आप चल रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। तो सबसे पहली बात आप बात कर रहे हैं केवल आई लेंस की, तो फोकल लेंथ विल बी कन्वर्टेड इनटू आई पीस फोकल लेंथ। और फाइनल इमेज आपका कहाँ बना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर ये रखा आपका। तो यहाँ पर आपका फाइनल इमेज बना है डी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इमेज जो है फाइनल के लिए आप चल रहे हैं, तो इमेज आपका माइनस के 1/d है, और u आपका निगेटिव ue है तो वो आपका हो जाएगा प्लस 1/ue। ये वैल्यू निगेटिव उठकर आपका इधर आएगा, तो 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू आपके पास में 1/ue हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से 1/ue का वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन नंबर, ध्यान दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 में अगर डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं तो आपके पास में बनता है, तो आप लिख दे रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर अगर यहाँ पर जो आपके पास में बनी थी इक्वेशन नंबर, इसे आपने 3 कहा, 1-2 पहले हो चुका था, इसे आपने 3 कहा, तो इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 m इज इक्वल टू पॉजिटिव fo मल्टीप्लाई 1/ue, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अब आपके पास में बनेगा f0, ये निगेटिव था वैल्यू ue का, तो निगेटिव आपने यहाँ पर लगा दिया, इनटू में 1/ue का वैल्यू आपके पास में है 1/fe प्लस 1/d। इस फॉर्मूले से मैं 1/fe कॉमन कर ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैं 1/fe कॉमन कर लूँगा तो निगेटिव fo डिवाइड बाय fe आपने कॉमन कर लिया। देखिए यहाँ पर 1/fe कॉमन आ गया है, तो यहाँ तो बचा है 1। यहाँ पर आपके पास में fe नहीं था, तो ये आपका बना है fe डिवाइड बाय t। ये आपका मैग्नीफिकेशन का आंसर आ गया है। नेट मैग्नीफिकेशन बना है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, जब आपका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं बच्चों अपने सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट जो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही है, वो है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब आपका फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। और इस घटना को हम एक और नाम दे देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इसी का नाम होता है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, वही सेम प्रोसीजर दोहराइए। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, एक लेने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो बड़ा है किससे, आई लेंस से। ये आपने यहां पर आई लेंस ले लिया, ये दोनों की एक कॉमन एक्सिस हो गई। ये वो लाइन है जहां से रिफ्रैक्शन होता है, ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये है अपना आई लेंस। तो अब रेज जो है वो हमारी वापस से इन्फिनिटी से ही आने वाली है। तो ये इन्फिनिटी से रेज आई हमारी, तो ये ऐसे बेंड होकर यहां पर टकराई। दूसरी रेज इसी के पैरेलल हमारी इन्फिनिटी से आएगी और ऐसे इंटरसेक्ट करेगी यहां पर आकर। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमारा क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। रेज आई है हमारी इन्फिनिटी से। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन है वही पहले वाला। अब इस बार कंडीशन ऐसा है कि हमने आई लेंस को थोड़ा सा इस प्रकार से अरेंज करा है कि ये जो इमेज बना है वो आई लेंस के बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस पर बना है। तो जो फोकस है आई लेंस का वो वहां पर बना है। तो ये जो इमेज होती है ना, वो इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और अगर यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है
और ऑब्जेक्ट आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपके फोकस पर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा हुआ है तो आपको वो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर देगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो अगर इन रेज को आप पीछे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो ये रेज आपकी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये रेज आपकी कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी आपको? इन्फिनिटी पर मिलती हुई दिखाई देगी। कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी आपको? इन्फिनिटी पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो इसी कंडीशन को उसने नाम दिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आई लेंथ से बड़ा होता है, तो इस दौरान आपका फोकल लेंथ एफ ओ यहाँ तक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में जो नेट फोकल लेंथ का सम है यानी कि एफ नॉट प्लस एफ ई, यही आपकी टोटल ट्यूब लेंथ होती है, यानी ट्यूब की लंबाई आपकी यही होती है। तो इस केस को आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। वापस से हमने इस एंगल को अल्फा कंसीडर करा है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल आपका अल्फा ही होगा। इस एंगल को आपने कंसीडर कर लिया है बीटा। वापस से इमेज को आपने कहा है ए डैश बी डैश। तो अगर हम ट्रायंगल, वापस से अगर इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में अगर हम टेन अल्फा का जिक्र कर ले तो टेन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश में अगर हम चले टेन बीटा की हो तो टेन बीटा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई। तो ये क्वेश्चन हमारी 1 थी और ये क्वेश्चन हमारी कैसी है? सेकंड है। अगर हम इन दोनों ही क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं तो इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहाँ रिप्लेस करिए। टेन बीटा आपके पास में है ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई, और टेन अल्फा है आपका ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हुआ, एफ ओ आपका ऊपर पहुंच गया और मैग्निफिकेशन कितना मिला आपको? एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई। आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में आप पाएंगे कि अगर हम आई लेंस का फोकस कम करते हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ कम करते हैं और ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इस केस में ही आपको मैग्निफिकेशन बड़ा मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी जो इमेज है उसका हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि टेलीस्कोप से केवल हम माइन्यूट नहीं कह सकते, जो हमारे बहुत ही डिस्टेंट या बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट है उनका ही हम इमेज देखते हैं, रादर देन हम उनके बीच के डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उन हेवनली बॉडीज़ का डायमीटर तक भी हम उससे कैलकुलेट करते हैं। एक न्यूमेरिकल सीरीज हमारी आएगी, हम उसमें इन सब कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो चलिए बच्चों, यहाँ तक की तो सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है टेलीस्कोप को लेकर, जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप था। बस हमारे सिलेबस में हमारे 2 और बचे हैं जो हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है हमारे वे 2 है, एक है न्यूटोनियन और एक है हमारा कैसेग्रेन। अगर हम बात करते हैं न्यूटोनियन की, तो न्यूटोनियन में सबसे पहले क्या होता है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप की एक बात होती है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। इसमें सबसे पहली बात, हम एक लार्ज अपर्चर वाला कॉनकेव मिरर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर लार्ज अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? लार्ज अपर्चर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो हमारी रेज होती है ना, वो हमारी इन्फिनिटी से आती है और जितना बड़ा अपर्चर किसी भी लेंस का होगा उसकी गैदरिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, और मिरर का एक और चीज़ है कि मिरर में किसी प्रकार का कोई क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता। अभी एब्रेशन क्या है? एब्रेशन का मतलब होता है कि जब भी व्हाइट लाइट किसी सरफेस से जाकर टकराती है तो वो 7 कलर्स में अपने अलग अलग फोकस रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि एक प्रकार का दोष होता है। ये लेंसिस में पाया जाता है एब्रेशन, एब्रेशन नहीं होता रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। पर फिर भी हमने इसका अपर्चर कैसा करा है? लार्ज अपर्चर करने के पीछे रीजन ये है कि इसकी गैदरिंग पावर कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है, यानी इन्फिनिटी से आती हुई रेज को ये ज़्यादा गैदर कर पाता है। तो चलिए हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, इन्फिनिटी से हमारी कोई रेज आई है तो ये कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी? हमें फोकस में मिलती हुई दिखाई देगी। एक रेज ये आई और एक रेज ये आई, ये हमें इन्फिनिटी पर से फोकस पर मिलती हुई दिखाई दी। यहाँ से हमने क्या काम करा? इनके फोकस पर मिलने से पहले ही हमने 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर रख दिया। 45 डिग्री पर जब हमने एक प्लेन मिरर रखा तो उससे हुआ क्या?
रिफ्लेक्शन का ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्शन का तो सिंपल सा रूल होता है कि जितने एंगल पर आकर कोई लाइट किसी मिरर से आकर टकराती है वो उतने ही एंगल पर वापस से लौट आती है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे आई, और ये लाइट आई और जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करी, यहां पर हमने एक आई पीस था जिसकी हेल्प से ये लाइट को हमने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया। तो ये तो सिंपल सा फंडा था हमारा न्यूटोनियन का। अब बात कर ले रहे हैं कैसेग्रेन की। तो कैसेग्रेन में हमने क्या करा है, कैसेग्रेन में हमने एक कॉनकेव, लार्ज अपर्चर के कॉनकेव की जगह एक पैराबोलेडियल हमने मिरर लिया है, और पैराबोलेडियल जो मिरर लिया है उसके सामने हमने क्या किया है, एक स्मॉल होल कर लिया है, एक छोटा सा होल कर लिया है। और यहां से वही हमारी इन्फिनिटी से जो पैरेलल रेज आई थी इस मिरर के लिए, पैराबोलेडियल मिरर था, पॉलिश थी जिसके एक साइड पर, यहां पर बीच में इसके अपर्चर के पास हमने एक होल कर लिया था, अपर्चर पर एक होल कर लिया था। तो इन्फिनिटी से रेज आई थी वो हमारी फोकस पर इकट्ठी होगी। तो ये जो फोकस पर इकट्ठी हो रही है रेज, इन्हें इकट्ठी होने से पहले ही हमने इनके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर डाल दिया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर ने क्या काम किया, देखिए कॉन्वेक्स मिरर जहां पॉलिश इसके सरफेस पे अंदर होगी, रिफ्लेक्शन हम बाहर से कराएंगे, आउटर सरफेस से, ओब्लिव सरफेस से कराएंगे। तो ये इंसिडेंट रे इस पर आकर टकराएगी और इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों की दोनों ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होकर ये कहीं बाहर मिली और ये एक लेंस के द्वारा हमारी आंखों के द्वारा देख ली गई। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आई होप सब बच्चों को ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, और उसके दो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, एक व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और एक फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।